नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो डेली दोपहर 3 बजे सीटेट अपर प्राइमरी सामाजिक अध्ययन के हम आपको बैक टू बैक प्रश्न उत्तर जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 7 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा जो है वो कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो शुक्र ग्रह को जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं क्यों कहा जाता है। तो 3 चीजें ध्यान में रखिएगा: आकार, द्रव्यमान और घनत्व। आकार, द्रव्यमान और घनत्व में शुक्र जो है ग्रह है उसकी पृथ्वी से समानता है, इसी कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो कहा जाता है। बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 से। तो पहले हमने वो प्रश्न देख लिया जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में पूछा था। तो अब आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक के शिलालेख नहीं जो है वो पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कामरूप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका लुम्बिनी, कलसी, उसके साथ साथ गिरनार जो कि आपके 3 ऑप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा सोपारा, कंधार और सांची, ये सभी शहरों के नाम है जहां पर अशोक के शिलालेख जो है वो पाए गए हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी में कामरूप शहर दिया है ये आपके अशोक के साथ से संबंधित नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रणजीत सिंह जी विभाजी। तो नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में रणजीत सिंह जी विभाजी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित परतों से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। यूपी टेट का ये जो वायुमंडल टॉपिक है वो बहुत ही फेवरेट पोर्शन है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल जो है वो सही हो जाएगा। जो सबसे निचली परत होती है वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। पृथ्वी की सतह से आप कह सकते हैं लगभग 12 किलोमीटर जो है वो ऊपर पाई जाती है, जिसमें आप समुद्र से धरातल से अलग अलग ऊंचाई जो है वो देखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। विनोबा भावे, बाबा आमटे, धोंदो केशव कार्यो या राम मनोहर लोहिया। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता जो कि कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए जो है वो विख्यात रहे हैं। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल जो है वो नहीं है। प्रश्न में क्या लिखा है? नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, खरबूजा, चना, तरबूज या मूंग। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था? कौन सी खरीफ की फसल जो है वो नहीं है। तो जो चना है ये आपकी एक प्रकार की रबी की फसल में आता है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा। अब देखिए खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद, ये सभी जितनी भी फसलें हैं इनको ट्रिक्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। खरीफ की फसल होती कौन सी है? जो आप कह सकते हैं हर साल मार्च से लेकर जून तक के जो महीने हैं उसमें जो है वो उगाई जाती हैं। आती कौन कौन सी फसलें हैं इसमें? तो जैसे आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर लिखा था खरबूजा, इसी प्रकार तरबूज, मूंग है, उड़द है, ककड़ी है, ये सभी आपकी खरीफ की फसलों में आती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि बीबीसी के एक जनमत संग्रह में किस भारतीय महिला को सहस्राब्दी की महिला घोषित जो है वो किया गया। 4 ऑप्शन है, अंधुति राय, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है वो घोषित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि सरकार के विभिन्न रूपों में से किस रूप के अंतर्गत आमतौर पर केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय जो है वो होती है। राजशाही, संघीय है, अराजकतावाद या कुलीन तंत्र। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली दोपहर 3 बजे आपको सोशल साइंस के अपर प्राइमरी सीटेट के प्रश्न इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो मिलते रहें। और शाम को भी एक 8 बजे सीटेट की क्लास होती है, वहाँ पर आपको अलग सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि संघीय जो है आपका सही हो जाएगा। संघीय प्रणाली जो है इसके अंतर्गत केंद्रीय जो विधायिका है वो आमतौर पर द्विसदनीय जो है वो होती है। अब इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो 2 विधायिका होती हैं, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि किट कैट के निर्माता जो है वो हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैडबरी, नेस्ले, पार्ले, ब्रिटानिया। इस प्रकार से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा किट कैट के निर्माता। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी नेस्ले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान में शामिल है। 4 यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं, 352, 356, 360 या 342 और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 352। किसी भी प्रकार का कोई गंभीर युद्ध है या कह सकते हैं बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, इससे भारत या उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को यदि खतरा होता है तो जो राष्ट्रपति होता है वो आपातकालीन जो है उसकी उद्घोषणा कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 352 में जो है वो दिया गया है। तो यही आपका प्रश्न में भी पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान में जो है वो शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 352 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना या जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जीवाणु जो है उनको निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणुओं से जो युक्त पदार्थ है उनका शीतीकरण जो है उसकी एक प्रक्रिया होता है, इसका यही जो है वो कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 की कौन सा उपकरण संभाषण यानी कि बातचीत सीखने में प्रयोग किया जाता है। लेखन, भाषण, श्रव्य दृश्य उपकरण या विशेष दृश्य उपकरण। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषण जो है वो सही हो जाएगा। आपको अलग अलग ऑप्शन भी लग सकते हैं परंतु उपयुक्त आपको यहाँ पर चुनना होता है जो कि आपका उपकरण संभाषण यानी कि बातचीत सीखने में प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं भाषण जो है वो हो जाएगा। लेखन से आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं परंतु यहाँ पर संभाषण सीखने की बात की जा रही है, तो इस सभी पॉइंट को देखकर जो है आपको ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि आइजोल कहाँ की राजधानी है। 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम जो है वो सही हो जाएगा। आइजोल कहाँ की राजधानी है, मिजोरम की जो है वो राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि छात्रों को एक कठिन अवधारणा समझने में मदद कर सकता है। 4 यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, जैसे कि उन्हें याद करने के अनुरूप बनाना, उनका बार बार अभ्यास करना या एक पूरी तरीके से अलग क्षेत्र में सादृश्य करना या मार्गदर्शक और निरीक्षण करना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी विधि छात्रों को एक कठिन अवधारणा समझने में मदद कर सकती है। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उचित मार्गदर्शन है और निरीक्षण है ये छात्रों को एक कठिन अवधारणा समझने में मदद जो है वो कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो कहलाता है। एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर या सेरिकल्चर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए याद आपको ये सभी होने चाहिए क्योंकि प्रश्न इन सबसे जो है आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी
चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर जो है वो सही हो जाएगा। रेशम उद्योग भी आपको प्रश्न में लिखा देखने को मिलता है, या रेशम के कीड़ों का पालन भी लिखा जो है वो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर जो है आपका होता है। अब चलिए बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, क्योंकि इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। एपी कल्चर यदि आपसे पूछा जाए तो आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है एपी कल्चर। ऑप्शन बी में जो हार्टिकल्चर लिखा हुआ है ये आपका बागवानी से संबंधित जो है वो होता है। पीसी कल्चर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो आपका मत्स्य पालन या मछलियों से संबंधित होता है। और सेरीकल्चर मैंने आपको बता दिया, रेशम उद्योग या रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित होता है। विटीकल्चर भी आपका पूछा जाता है, वाव में छोटी की मात्रा और टा में बड़ी की मात्रा, और कल्चर जैसे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है इसी प्रकार। तो विटीकल्चर जो है आपका अंगूर की खेती से संबंधित जो है वो होता है। और यदि वर्मी कल्चर पूछा जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा, वर्मी कल्चर यदि आपसे पूछा जाए तो ये केचुआ पालन से संबंधित होता है। आपको पता अवश्य होगा कि किसान का मित्र जो है वो केचुआ को कहा जाता है, तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित होता है। एक बार मैं सभी को फिर से यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ कि जो वर्मी कल्चर है ये आपका केचुआ पालन से संबंधित होता है। विटी कल्चर जो है आपका अंगूर की खेती से संबंधित होता है। सेरी कल्चर रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम उद्योग से संबंधित होता है। पीसी कल्चर जो है आपका मत्स्य पालन से संबंधित होता है। हार्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित होता है। और एपी कल्चर जो है आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ। एक विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक जो है वो कौन है? शिक्षक, छात्र, माता पिता या प्रधानाचार्य? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो विद्यालय की यदि बात की जाए या विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक की बात की जाए तो आपका छात्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। छात्र को हम प्राथमिक ग्राहक के तौर पर क्यों रखते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जो छात्र है उसको जो वातावरण प्राप्त होता है प्राथमिक, जैसा कि वो भावी भविष्य में बनना चाहता है, तो वो आपको विद्यालय से ही प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि सीखने के लिए आदर्श वातावरण बनाने में जो विद्यालय है वो छात्र को मदद करता है। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हैं प्राथमिक ग्राहक के तौर पर जो है छात्र को ही जो है वो माना जाता है। और शिक्षक का क्या रोल होता है? छात्र जो है उनका हितों का ध्यान रखें, समुचित ध्यान रखें, वो जो आप टीचिंग उसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो इफेक्टिव हो, ये सभी जो है वो शिक्षक का रोल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ कि तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एलांगो जो है वो सही हो जाएगा। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम जो है उसके रचयिता एलांगो जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि मकर रेखा ग्लोब में जो है वो कहाँ स्थित है? तो उसकी स्थिति जो है यहाँ पर पूछी गई है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो सूर्य होता है वो 22 दिसंबर जो है इसको मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये आपसे प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है। तो यही आपकी जो पृथ्वी है उसकी दक्षिणतम अक्षांश रेखा है, जहां पर जो सूर्य है वो 22 दिसंबर को चमकता है और इस स्थिति का जो है वो संक्रांति जो है वो कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता जो है उनका नाम क्या था? कौशल्या, देवकी, सुमित्रा या कैकेयी? अब देखिए लॉकडाउन में रामायण खूब प्रसारण हुआ है, आप लोगों ने भी भर भर के देखी है, तो प्रश्न वहां से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक जो क्षेत्र है उन्होंने कहीं ना कहीं उसको भी काफी जो है वो चर्चा में लाया था। तो चर्चा से संबंधित प्रश्न आपके काफी पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यानी कि सुमित्रा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि डेली इसी प्रकार आगे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। और उसके साथ साथ वीडियो जो भी एसएसटी पेपर देना चाह रहे हो, यानी कि उन्होंने फिल किया हो अपर प्राइमरी का, उनके साथ वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो जो है वो देख सकें।
चलिए देखते हैं प्रश्न आपका, प्राचीन केरल का शिलालेख भाषाओं में से किसमें जो है वो रचा था? तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्राचीन केरल का शिलालेख जो भाषा दे रखी है इनमें से किसमें जो है वो रचा था? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलयालम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राचीन जो केरल है उसका शिलालेख 12वीं सदी में जो है वो मलयालम भाषा में जो है वो रचा गया था। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ है? सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या सोना गांव में। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ऑप्शन का जो नाम है वो टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।